अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लास प्लस वन का। और क्लास प्लस वन में हम सर्कुलेटरी सिस्टम किया हुआ था स्टार्ट, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ब्लड पढ़ रहे थे। ब्लड के अंदर वी ऑलरेडी हैव डिस्कस द आरबीसीज। आरबीसी को हमने पिछले वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था, बहुत ज्यादा डाटा इसमें हमने शेयर किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी और वो डाटा जो है वो नोट्स की फॉर्म में प्रिपेयर किया होगा। क्लियर। और इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है WBC, मतलब कि ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ द ब्लड। क्लियर। तो इसमें ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन जो डाटा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आई होप अगेन आप इसको नोट्स की फॉर्म में उतार लेंगे तो आपको क्या क्या नया डाटा मिलता है जो आपको अभी तक नहीं पता है, और क्या क्या मोस्ट वो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं जो नीट के अंदर आने वाले हैं। तो प्लीज इसको ऊपर फोकस कीजिएगा और उस डाटा को अपने बुक के अंदर एंट्री कीजिएगा। क्लियर बेटा। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो ऑफ द ल्यूकोसाइट्स या WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके। तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एज यू नो ऑलरेडी कि जो आरबीसीज हैं, एज दे हैविंग द हीमोग्लोबिन, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन दे आर रेडिश इन कलर। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स के पास ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता, तो इसीलिए व्हाइट इन अपीयरेंस होती हैं। अब आते हैं हम इसके ऊपर, पहले नंबर के ऊपर, कि हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर WBC का नंबर कितना होता है। तो जैसे हमने आरबीसी के केस में हीमोक्रिट वॉल्यूम पढ़ा था, पैक्ड सेल वॉल्यूम पढ़ा था, वैसे ही हम WBC के केस में हम पढ़ते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है? द नंबर ऑफ WBC that is found in the 100 millimeter cubic of the blood। तो हम इसके अंदर कितने मिलीमीटर नंबर ऑफ WBC हमें कितनी मिल रही है, तो उनका जो नंबर होता है उसको हम TLC काउंट बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और ये जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है ये हमारे बॉडी के अंदर लगभग 6000 to 8000 होता है पर mm क्यूबिक। लेकिन इसका हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो ये नंबर है ये प्लस माइनस 2000 to 3000 नॉर्मल पर्सन के अंदर वेरी करता रहता है। ओके। क्योंकि स्लाइड नॉर्मल इन्फेक्शन में भी इसका नंबर बढ़ जाता है WBC का, क्योंकि WBC आर फेगोसिटिक इन नेचर, दे शोइंग द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड दे आर शोइंग द फेगोसिटिक एक्टिविटी। सो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई एंटीजन एंटर करता है तो उनको एनगल्फ करने के चक्कर में इनका नंबर बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। ओके। ओके। लेकिन अगर नॉर्मल इस काउंट से 6000 to 8000 से अगर काउंट बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। Leukocytosis means the abnormal increase in the number of WBC in blood। और ये जनरली कब होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो WBC का काउंट डाउन बढ़ जाता है। कई बार बॉडी के अंदर WBC का काउंट डाउन कम भी हो जाता है बहुत, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। और ल्यूकोसाइटोपीनिया कब होता है? इट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ टाइफॉइड एंड एड्स। टाइफॉइड एंड एड्स के अंदर होता क्या है कि ये डायरेक्ट हमारे WBC के जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको ये गिरा देता है, एड्स का वायरस। तो इसमें होगा क्या, तो वायरल डिजीज है उसमें हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम लो डाउन होता है, जिसकी वजह से अब वायरस जो है वो बहुत जल्दी अटैक करता है बॉडी के अंदर। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं दैट इज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है? एक टाइप का ब्लड कैंसर है जिसके अंदर जो WBC का काउंट डाउन है वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बढ़ जाता है। ये लगभग मोर देन 1 लाख से भी इसका नंबर बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। और उस ये कंडीशन जो है वो मैलिग्नेंसी की कंडीशन है जिसमें ब्लड कैंसर होता है WBC के केस में। ओके। ठीक है। अब उसके बाद में हम पाते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द WBC। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द WBC। तो जो टाइप हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं द शेप ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज द नेचर ऑफ द सेल, कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैनुलर नेचर कैसा है, उसके बेसिस में हम अब टाइप ऑफ द WBC कर रहे हैं, द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द साइटोप्लाज्म एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, सिंगल लोब, डबल लोब, ट्रिपल एंड एक्सेट्रा। तो अब हम यहाँ पे WBC को इनके बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ग्रैनुलोसाइट एंड एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट सेल्स वो होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीनेशियस ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, और ये प्रोटीनेशियस ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। हम कोई पर्टिकुलर स्टेन जब डालते हैं तो ये ग्रैन्यूल्स उस स्टेन को पकड़ लेते हैं और हम टाइप की WBC को इजीली देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, ग्रैन्यूल्स हैं। और दूसरी टाइप के होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट, जिनके पास ग्रैन्यूल नहीं होता
और उनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्रिस्टल क्लियर होता है, बहुत साफ होता है। जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके साइटोप्लाज्म में कोई भी हमें प्रोटीनेशियस ग्रेन्यूल नहीं मिलते हैं। क्लियर? तो हम आगे पढ़ते हैं। पहले ग्रेनुलोसाइट जो है, क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, तो उनके ग्रेन्यूल के बेसिस पे हम उनको किस डाई से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उस डाई के बेसिस पे कि आइदर इट इज एसिडिक, आइदर बेसिक और न्यूट्रल, और आइदर मे बी एनी वन टाइप ऑफ द डाई, तो उसके बेसिस पे हम ग्रेनुलोसाइट को आगे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। ये होती हैं एसिडोफिल्स या इसोनोफिल्स, फिर होती है बेसोफिल, या फिर होती है न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल्स, एसिडोफिलिक ग्रेनुलोसाइट, फिर आते हैं बेसोफिलिक ग्रेनुलोसाइट, और फिर होती हैं न्यूट्रोफिलिक ग्रेनुलोसाइट। क्लियर? उसके बाद में ए ग्रेनुलोसाइट जो है उनको हम आगे, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल है ही नहीं, तो ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डाई के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, और इनको हम आगे फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। दीज आर द मोनोसाइट एज वेल एज द लिम्फोसाइट। और यहाँ पर जो ये लिम्फोसाइट है, इनको भी आगे हम इनके साइट ऑफ मैच्योरेशन में, ये कहाँ मैच्योर हो रही है उसके बेसिस पे इनको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट। और थोड़ा सा जब आगे आप बड़ी क्लासेस में बढ़ेंगे तो बी एंड टी लिम्फोसाइट की भी आगे आगे फर्दर अलग टाइप हो जाती है। जैसे कि जो बी लिम्फोसाइट है, इसके अंदर टी लिम्फोसाइट की आगे तो टी हेल्पर सेल है, टी किलर सेल है, ओके, जिसको हम CD8 पॉजिटिव एंड CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर शोइंग लिम्फोसाइट भी हम बोलते हैं। ओके, सो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। द लिम्फोसाइट इज द टाइप ऑफ द ल्यूकोसाइट। मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नोट किया है, दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज बिटवीन द लिम्फोसाइट एंड द ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट जो है वो WBC का मेन नाम है, लेकिन उसकी जो टाइप होती है वो कौन सी है? लिम्फोसाइट है। क्लियर? अब इसमें से हम मेन वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे एक चार्ट बनाया हमने, और इस चार्ट के अंदर हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। किन किन के? इन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द WBC के। तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक साइज का है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एसिडोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इसका मतलब पहले मैंने लिया है ग्रेनुलोसाइट को, और उसके बाद मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट के केस में मैंने लिया है ए ग्रेनुलोसाइट को। क्लियर? अब हम यहाँ पे पहले साइज देखते हैं कि जो साइज है वो इसमें कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी है। पॉइंट टू बी नोटेड, आपको 2 ही एक्सट्रीमिटीज पता होनी चाहिए, एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी। तो साइज में एसिडोफिल्स का देखें तो इसका साइज होता है 10 to 14 माइक्रोन मीटर। उसके बाद बेसोफिल का अगर हम देखें तो इसका होता है 8 to 10 माइक्रोन मीटर। तो बेसोफिल जो है वो 8 to 10 की ही रेंज में रहती है, वो मैच्योर हो जाए तभी वो 10 माइक्रोन मीटर ही रहती है। लेकिन जो न्यूट्रोफिल है उनका, इसीलिए जो बेसोफिल है वो स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट है। न्यूट्रोफिल की अगर हम देखें तो न्यूट्रोफिल का जो साइज होता है वो 10 to 12 माइक्रोन मीटर होता है, और जो मोनोसाइट है उनका साइज होता है 12 to 20 माइक्रोन मीटर। और लिम्फोसाइट का अगर हम देखें 6 to 16 माइक्रोन मीटर है। अब 6 to 16 के डायमीटर में आते ही आपने सोचा होगा कि जो सबसे छोटी होती है वो लिम्फोसाइट होती है, ऐसा नहीं है। इनका जो बेसोफिल का क्राइटेरिया है वो इसका 8 to 10 में ही रहता है, इसलिए स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सी होगी? बेसोफिल होती है। और इनका जो साइज होता है उसको हम याद करने के लिए ऐसे भी लिखते हैं, मान बी ले। ये वाला जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इन 5 को इनके साइज के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। इसमें M4 मोनोसाइट जो सबसे बड़ी है, फिर एसिडोफिल, फिर न्यूट्रोफिल, फिर बेसोफिल और फिर लिम्फोसाइट। ओके, तो इसका मतलब जो मैच्योरेशन के बाद में या फिर जो स्टार्टिंग में सबसे छोटी होती हैं उनके हिसाब से सबसे बड़ी मोनोसाइट है, फिर एसिडोफिल है, फिर न्यूट्रोफिल है, फिर बेसोफिल और फिर लिम्फोसाइट आती है। मान बी ले। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइफ स्पैन, कि इसमें कौन सी WBC का कितना लाइफ स्पैन होता है। अब इसमें एसिडोफिल जो है उसका होता है 14 आवर्स का लाइफ स्पैन होता है इन आवर ब्लड। बेसोफिल का अगर हम देखें तो इनका 10 आवर्स का लाइफ स्पैन होता है इन आवर ब्लड। उसके बाद न्यूट्रोफिल का देखें तो न्यूट्रोफिल का 12 आवर्स का होता है। लेकिन न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनका, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या करती हैं, दे आर शोइंग, एक न्यूट्रोफिल के बारे में आपको एक स्पेसिफिक चीज पता होनी चाहिए, दे आर शोइंग द बार बॉडीज ऑन देयर एक्स क्रोमोसोम, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक होती है। ओके, मोनोसाइट का अगर हम देखें तो मोनोसाइट जो है, क्योंकि ये साइज में सबसे बड़ी होती है,
तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लेस देन द 24 आवर होता है, 24 से कम ही कम ये पहले डाई हो जाती हैं। अगर लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन देखें तो इनका 5 to 7 डेज का होता है। ओके, क्योंकि लिम्फोसाइट होती है वो सबसे छोटी है, तो इसलिए वो लंबे टाइम तक यहाँ पे रिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टेन देखते हैं कि कौन से स्टेन से कौन सी सेल डाई होती है। ऑब्वियसली पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अगर वो ग्रेनुलोसाइट है तो ही वो किसी स्पेसिफिक डाई से स्टेन होगी, क्योंकि डाई को पकड़ने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो वो जो करेक्टर है जो पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्रेन्यूल्स। तो इसका मतलब सभी के सभी ग्रेन्युलोसाइट्स, 3 टाइप की ग्रेनुलोसाइट ही डाई से स्टेन होती हैं, इसके अलावा और कोई डाई से स्टेन होती ही नहीं है। तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे सिर्फ एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल के बारे में। इसमें एसिडोफिल या इजोनोफिल जो है डब्ल्यूबीसी है वो खुद इंडिकेट करे दे आर इजिली स्टेन या दे इजिली कैप्चर द एसिडिक डाई। ओके, जैसे कि इसके अंदर डाई इओसिन डाई है, और जो बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल खुद इंडिकेट करें दे आर इजिली स्टेन या दे इजिली कैप्चर द बेसिक डाई लाइक द मिथाइलिन ब्लू। और जो न्यूट्रोफिल है उनके ऊपर कोई भी डाई दे दो, आप एसिडिक दे दो, बेसिक दे दो, चाहे न्यूट्रल दे दो, उनको एब्जॉर्ब ही करना होता है, बिकॉज उनका कोई स्पेसिफिक प्रोटीन का नेचर नहीं होता है। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट किसी पर्टिकुलर डाई से स्टेन होती ही नहीं है। ओके, उसके बाद में हम पढ़ते हैं शेप ऑफ द न्यूक्लियस। शेप ऑफ द न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कि जो एसिडोफिल है उनका बाइलोब न्यूक्लियस होता है, बेसोफिल का 2 to 3 लोब न्यूक्लियस एस शेप का होता है, न्यूट्रोफिल का 3 to 5 लोब न्यूक्लियस होता है, और मोनोसाइट का बीन शेप का न्यूक्लियस होता है, और लिम्फोसाइट का राउंड न्यूक्लियस होता है। क्लियर? उसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस, इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। एसिडोफिल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंस्टेंट बढ़ जाती है जब हमें कोई पर्टिकुलर एलर्जी होती है या हमें कोई पर्टिकुलर टाइप का पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। दे बिकम इंक्रीज फॉर अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पैरासाइट और ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एलर्जी। तो ये एसिडोफिल है। उसके बाद में अगर हम बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत बार पूछा गया है। दे आर स्पेसिफिक फॉर रिलीजिंग द हेपारिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन, हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस देने के लिए। लाइक हमें कुछ सफोकेशन होती है, स्वेलिंग होती है, और तो इस टाइप के जो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस है दीज आर गिवन बाय द बेसोफिल सेल्स। ओके, उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स जो है वो फैगोसिटिक ही नेचर होती है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करनी होती है। ओके, फिर इसके बाद में हम मोनोसाइट पे आते हैं। जो मोनोसाइट होती है उनको तो हम स्क्वेंजर्स ऑफ द ब्लड बोलते हैं, बिकॉज दे एनगल्फ द डैमेज्ड आरबीसीज। जो डैमेज आरबीसी के जो पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, उनको खाने का काम मोनोसाइट करती हैं। तो इसका मतलब दे आर हेल्पिंग क्लियरिंग द डेब्रिज दैट इज रिजाइड आफ्टर द डेड ऑफ द आरबीसी। उसके बाद अगर हम लिम्फोसाइट की देखें तो क्योंकि मैंने वहां डिस्कस किया था कि जो लिम्फोसाइट है वो आगे 2 तरह के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट की भी आगे बताई थी, टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल, CD8 पॉजिटिव एंड CD4 पॉजिटिव। ओके, तो इसमें जो टी किलर होती है वो तो डायरेक्ट ही माइक्रोब को मार देती है बाय रिलीजिंग द पॉइजन, और जो टी हेल्पर सेल्स है वो हेल्प करती है, वो स्टिमुलेट करती है फॉर द अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स। तो क्योंकि वो हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस को एक्टिवेट करती हैं। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो बी लिम्फोसाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के ब्लड में जो एंटीबॉडीज बनती हैं किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के खिलाफ, तो वो जो एंटीबॉडी बनाने का काम होता है वो बी लिम्फोसाइट होती है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को खा करके उसका एंटीजन रिप्रेजेंट करती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, वो लाइफ टाइम तक घूमती रहती है, ताकि कभी लाइफ में अगर दोबारा वो माइक्रोब आता है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी ऑलरेडी उसको किल कर देती है। उसके बाद टी सप्रेसर सेल जो होती हैं वो एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, लेकिन अगर पैरासाइट मर गया है तो उसके बाद जो लो डाउन करने का काम होता है वो टी सप्रेसर सेल करती हैं। और जो टी किलर सेल होती है वो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट किसी ना किसी बैक्टीरिया को किल करती है। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेशल टाइप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दी सेल। इसमें आपको एक तो इजोनोफिल या एसिडोफिल का पता होना चाहिए। जो इजोनोफिल होते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कब, टीनियसिस के अंदर। टीनिया का अगर इन्फेक्शन है तो एस्कैरियासिस, अगर एस्कैरिस का इन्फेक्शन है तो, या फिर पर्टिकुलर टाइप की कोई एलर्जी होती है, हे फीवर होता है लाइक द फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर एंड द प्लांट्स आल्सो।
तो इस टाइप के अंदर जब हमारे बॉडी के अंदर इजोनोफिल सेल्स बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं इजोनोफिलिया, क्योंकि इजोनोफिलिया is the response of the allergy due to, it may be due to the Teniasis, it may be due to Ascaris or any type of the pollen grain entry. ओके, बेसोफिल का कोई स्पेसिफिक होता नहीं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिटर्स रिलीज करते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटर्स। इसके अलावा अगर हम न्यूट्रोफिल्स का देखें तो न्यूट्रोफिल्स को माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द ब्लड बोलते हैं, बिकॉज दे हेल्प टू चेक द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एनगल्फिंग देम। उसके बाद में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का भी ऑलरेडी डिस्कस। ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देख रहे हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल के अंदर जो इनका न्यूक्लियस है वो एक से ज्यादा लोब का होता है। 2 लोब हैं, यहाँ पे 2 to 3 लोब हैं, यहाँ पे 3 to 5 लोब होते हैं। इसीलिए एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल को तीनों को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोला जाता है। और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल लोब होता है, इसीलिए इनको मोनोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट बोला जाता है। क्लियर भाई? ओके, अब यहाँ पे एक मैंने सीक्वेंस लिख दिया है। ये जो सीक्वेंस है ये आपका नंबर और साइज को डिस्कस किया है। नंबर का हमने पहले डिस्कस कर लिया, साइज का डिस्कस कर लिया, मान भी ले। और नंबर का जो सीक्वेंस है उसमें न्यूट्रोफिल का नंबर सबसे ज्यादा है, फिर लिम्फोसाइट का, फिर मोनोसाइट का, फिर एसिडोफिल का, फिर बेसोफिल का है। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो है NLMAB। ओके, तो ये वाला जो सीक्वेंस मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे, ये डिस्कस पर्टिकुलर किसके लिए किया है कि ताकि आप एग्जैक्ट पकड़ लो एक्सट्रीमिटीज को। तो नंबर में न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है और बेसोफिल सबसे कम है। साइज में मोनोसाइट सबसे बड़ी है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है। क्लियर भाई? आई थिंक मैंने लिम्फोसाइट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे इसके अंदर कवर अप किए हैं। और नेक्स्ट में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम करेंगे ब्लड ग्रुपिंग। तो उस वीडियो तक के लिए वेट कीजिएगा बेटा और उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।